जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम जो अपना सेशन लेके चल रहे थे, राष्ट्रपति हम डिस्कस कर रहे थे, ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के बारे में ही, जो राष्ट्रपति की तमाम शक्तियां हैं, साथ ही उनके लिए री इलेक्शन का जो प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ जितना भी राष्ट्रपति से फैक्चुअल चीज़ें होंगी वो सारे चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 56, जिसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति की पदावधि। तो हमने इसमें देखा था कि राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये जब पद ग्रहण करता है वहाँ से लेकर के ये 5 वर्षों तक भारत का राष्ट्रपति बना रहता है। साथ ही अगर राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो त्याग पत्र के माध्यम से वो अपने पद से मुक्त हो सकता है। इसके अलावा अगर महाभियोग प्रक्रिया अगर किसी राष्ट्रपति पर चलाया जाए और वो महाभियोग प्रक्रिया उसके ऊपर सही साबित हो जाता है तो इसके माध्यम से भी उसे हटाया जा सकता है। साथ ही हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति तब तक अपने पद से नहीं हट सकता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। तो यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी अगर कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान पद मुक्त हो जाता है, वो रीजन चाहे कुछ भी हो, जैसे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, तो उसके स्थान पर नया राष्ट्रपति कौन बनता है? तो जब राष्ट्रपति पदमुक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर जो नया राष्ट्रपति बन के आता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं बनना चाहे या फिर वो भी उपस्थित ना हो तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 57। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अनुच्छेद हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अनुच्छेद 57। अब हमें जो डिस्कस करना है वो अनुच्छेद 57 डिस्कस करना है। तो अनुच्छेद 57 में क्या दिया है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आर्टिकल आप 57 को देखेंगे तो इसमें पुनर्निर्वाचन का री इलेक्शन का प्रावधान किया गया है। री इलेक्शन का प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न ये होता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है? एक बार जो राष्ट्रपति बनेगा क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर भारत का राष्ट्रपति जितने बार चाहे वो री इलेक्ट होकर के राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, वो 2 बार से ज़्यादा निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित किया जा सकता है। एक से अधिक बार निर्वाचित किया जा सकता है। अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो वो एक से ज़्यादा बार निर्वाचित हो सकता है, उसे दोबारा इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हम हमेशा अपने संविधान को कंपेयर करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका का राष्ट्रपति नोट में लिखेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति
अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो 2 बार से ज़्यादा निर्वाचित नहीं हो सकता है। क्लियर है? लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिसके तहत कि राष्ट्रपति को नंबर ऑफ टाइम्स इतने बार निर्वाचित होना है। वो जितने बार चाहे वो निर्वाचित हो सकता है, बस उसे इलेक्शन में अगेन खड़ा होना होगा। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस राष्ट्रपति की अर्हताएं, शपथ एवं शर्त। राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता है, कौन सी शर्तें हैं, इन सारों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति की योग्यता, शर्तें, राष्ट्रपति की योग्यता, शर्तें और शपथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे योग्यता के बारे में। योग्यता, तो राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी का प्रावधान आर्टिकल 58 में किया गया है। 58 में दिया गया है कि कौन भारत का राष्ट्रपति होगा। तो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु जो हो 35 वर्ष हो। तो दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसे 35 वर्ष का होना आवश्यक है। इसके साथ वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? तो वह कोई भी लाभ के पद पर ना हो। तो वो किसी भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। अब पोस्ट ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आ सकता है? जैसे सरकारी जॉब हो गया। आप अगर बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, TCS, MLC, ये बड़े बड़े कंपनियों में जॉब करते हैं, वो भी लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि लाभ के पद में कौन कौन सा शामिल नहीं है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लाभ के पद में शामिल नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से लाभ का पद कौन सा नहीं है। तो पहला है प्रेसिडेंट। अगर आप प्रेसिडेंट के पद पे हैं तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके साथ गवर्नर, अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल हैं तो भी ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके साथ अगर आप उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, तो यह भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके साथ अगर आप राज्य या संघ में कोई मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, आप कोई राज्य या संघ में कोई मिनिस्टर हैं, तो भी यह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसी कारणवश राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पुनः योग्यता रखता है। क्लियर? अब आगे और क्या योग्यता होनी चाहिए? तो जब ये सारी योग्यता होगी तो राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना अनिवार्य होता है।
तो अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके पास ये सारी योग्यताएं तो होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लाभ का पद पर ना हो, इसके साथ आप 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आपके पास होना आवश्यक है। इसके साथ अगर आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़े होने चाहते हैं तो आपको 15,000 का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होता है। अब ये जो 15,000 का अमाउंट होता है, अगर आप जब चुनाव इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपको 1/6 वोट नहीं मिलता है तो ये जो 15,000 है वो आपकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है। तो अक्सर आप सुने होंगे, पॉलिटिकल में एक शब्द सुने होंगे, तुम्हारी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो ये वही है। 15,000 वैसे बहुत मायने नहीं रखता है पॉलिटिशियन लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा समुद्र है। एक बार आप इसमें गए, डुबकी लगा लिया तो फिर मज़े ही मज़े हैं। क्लियर है? तो फिर भी एक अमाउंट रखा जाता है जो 15,000 का अमाउंट है, जिसके तहत जिसे जमानत राशि का कहा जाता है। और ये जमानत राशि जो होता है, अगर आप 1/6 वोट नहीं लेके आते हैं तो ये जमानत राशि आपकी जब्त कर ली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये तो योग्यता हो गया। इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है वो शर्तें कौन कौन सी होंगी। शर्तें कौन कौन सी होंगी? कंडीशन, तो कंडीशन ये दिया गया है जो आर्टिकल 59 में कंडीशंस दिया गया है। और ये कंडीशंस में क्या क्या है? अगर आप किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसी भी सदन का सदस्य हैं और आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये आपके लिए अनिवार्य है कि आपको या फिर आप अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा की सदस्यता, लोकसभा में है तो लोकसभा की सदस्यता, विधानसभा में है तो विधानसभा की सदस्यता आपको छोड़नी पड़ेगी। क्लियर है? तो पहला तो कंडीशन यही है कि आपको जिसका सदस्य है आपको उसकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। दूसरा यह है कि आप किसी भी लाभ के पद पर ना हो, आपको किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना है। इसके साथ ही अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आपके लिए एक राष्ट्रपति भवन का आवंटन किया जाता है। और ये जो राष्ट्रपति भवन का आवंटन जो किया जाता है ये राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास होता है और इसके लिए राष्ट्रपति को कोई भी किराया नहीं देना होता है। साथ ही सारी एमिनिटीज़ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है? और ये जो सारी फैसिलिटीज़ जो दी जाती है राष्ट्रपति को, उनके पदावधि के दौरान कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो ये थी आर्टिकल 59 जिसमें शर्त दिया गया है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शपथ। राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाएगा? इसका जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप लिखेंगे राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कौन शपथ दिलाएगा? तो आप याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ही कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो विस्डम, जो सबसे ओल्ड होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जो हमें डिस्कस करना है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग।
राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, इसका जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है। तो आप याद रखेंगे रीज़न क्या है। तो रीज़न है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे या फिर संविधान का दुरुपयोग करे, गलत तरीके से प्रयोग करे, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कैसे की जाएगी। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सदन के दोनों सदनों में से कहीं से भी लगाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में से कहीं भी लगाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में से किसी से भी शुरू किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। सिर्फ शर्त इतना है कि अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को कितने दिन पहले इन्फॉर्म करना, सूचित करना होता है। तो 14 दिन पहले सूचित करना होता है, वो भी एक नोटिस के माध्यम से यह सूचित किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए, अब ये जो नोटिस है जो 14 दिन पूर्व देना होता है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोकसभा से शुरू कर रहे हैं, लोकसभा से इम्पीचमेंट शुरू कर रहे हैं, तो लोकसभा के कुल सदस्य, जितने भी सदस्य होंगे, उसके 1/4, 1/4 सदस्यों का इस पे हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। तो जिस सदन से हम शुरू करेंगे उस सदन के कुल सदस्य संख्या की 1/4 का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर होना चाहिए, ये अनिवार्य है। आप किसी भी सदन से किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि जहाँ से शुरू होगा, जिस सदन से शुरू होगा, जितने भी उस सदन के सदस्य होंगे उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि सपोज कीजिए कि लोकसभा में शुरुआत किया गया इम्पीचमेंट का और एक चौथाई लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया। अब यहाँ से जब ये सहमति हो जाएगा तो ये वापस भेज दिया जाएगा कहाँ, राज्यसभा में। जब ये राज्यसभा में जाएगा तो राष्ट्रपति का अधिकार होगा कि वो अपने पक्ष को रख सकता है, और यदि इन आरोपों को सही पाया जाएगा, अगर जो ये राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं, ये आरोप अगर सही पाए जाएंगे, तो जब से ये पारित किया जाएगा उसी समय से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 आर्टिकल के तहत लगाई जाती है। ये किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, और जब ये शुरू किया जाएगा तो जो सदस्य संख्या होंगे उसके 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। ये 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। क्लियर है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल कौन कौन होगा। महाभियोग में
शामिल कौन से लोग होंगे? महाभियोग में शामिल कौन से लोग होंगे? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? इम्पोर्टेंट है कि सदन के दोनों सदन के जो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया था जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति का इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, तो हमने डिस्कस किया था कि शामिल होने वाले में जो सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, और उसके साथ हमने डिस्कस किया था दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। क्लियर है? लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किन लोगों को नियुक्त किया जाता है। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। क्लियर है? अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन अपॉइंट किए जाते हैं, किसको किसको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किसको किसको नियुक्त किया जाता है? तो पहला है पीएम, प्रधानमंत्री एंड अदर मिनिस्टर। तो संघ के जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो दूसरे अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा, महान्यायवादी का भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरा हम देखेंगे महानियंत्रक एवं महालेखा एवं महालेखा परीक्षक। तो तीसरा में महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब जो उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति। क्लियर? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी भी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की जाती है। इसके साथ संघ लोक सेवा जो यूपीएससी है, यूपीएससी के जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आज के एग्जाम में पूछा गया था, आज एसएससी सीजीएल के एग्जाम जैसे कि आप जान रहे हैं कि चल रहा है, आज के एग्जाम में पूछा गया था कि जो राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बाकी हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब देंगे। क्लियर है?
तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन लोग नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है उन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बेसिकली हम उसी पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रपति को पहली शक्ति मिलती है वो है कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, द एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति भी होती है, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति। साथ ही राष्ट्रपति के पास फाइनेंशियल पावर भी होता है, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर। इसके साथ ही राष्ट्रपति के पास और भी कुछ शक्तियाँ होती हैं, जैसे न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, ज्युडिशियल पावर, ज्युडिशियल पावर। इसके साथ राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियाँ होती हैं, सैन्य शक्तियाँ होती हैं, सैन्य शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। इसके साथ ही राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। ये जो तमाम शक्तियाँ हैं ये राष्ट्रपति को प्राप्त है और इसका जो राष्ट्रपति है अपने अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति भी प्राप्त है, वीटो की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, वीटो की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। ये जो दिया गया है ये अनुच्छेद 72 के तहत है। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को 5 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, उसके माध्यम से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा दान कर सकता है। और ये जो शक्तियाँ हैं ये न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो न्यायिक शक्तियों के तहत ही राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक शक्ति, ज्युडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, ज्युडिशियल पावर। ये पावर कितने प्रकार के हैं? तो ये 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार का पावर है। अब देखिए ये जो राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर लेता है। सबसे पहले ये क्या करता है, तो अपने जो मंत्री होते हैं या फिर जो संसद के लोग होते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय, वहाँ से राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। उसके बाद ही इस पर विचार किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब ये कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? तो पहला जो है राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है वो है क्षमादान की शक्ति। तो पहली जो शक्ति है वो है क्षमादान की शक्ति।
क्षमादान की शक्ति। अब ये क्षमा जो शक्ति राष्ट्रपति को मिला हुआ है, इसके माध्यम से अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति सज़ा पा चुका है तो राष्ट्रपति चाहे तो अपने इस शक्ति के माध्यम से उसे पूरी तरह माफ़ कर सकता है। तो क्षमादान की शक्ति में पूरी तरह सज़ा प्राप्त अपराधी को माफ़ कर सकता है। तो सज़ा प्राप्त किसी भी अपराधी को पूरी तरह से माफ़ किया जा सकता है। जो दूसरी शक्ति प्राप्त है वो है लघुकरण। तो आप लघुकरण से ही समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति इसमें क्या करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को सज़ा मिला हुआ है तो उसकी प्रकृति को बदल देता है। जो उसका नेचर है, नेचर को बदल देता है। अगर फांसी की सज़ा मिला है तो उसे उम्र कैद में बदल देगा। अगर 10 साल की सज़ा है तो उसे साधारण सज़ा में बदल देगा। इस तरह से जो उसकी प्रकृति है वो बदल देता है। बस बशर्ते समय नहीं घटाया जा सकता। अगर किसी को 10 साल की सज़ा मिली हुई है तो ऐसा नहीं कि 2 साल कर दिया जाएगा, 3 साल कर दिया जाएगा। इसकी नेचर इसका परिवर्तित हो सकता है, समय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर कठोर दंड वाला सज़ा मिला है तो उसे सॉफ्ट किया जा सकता है, उसे थोड़ा सा और सॉफ्ट दिया जा सकता है, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन को नहीं बदला जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रतिहार की शक्ति। तीसरा जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है प्रतिहार की शक्ति। इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो समय की अवधि को कम कर देता है। तो प्रतिहार की शक्ति के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा मिली है तो उसे 2 साल 5 साल, अगर राष्ट्रपति जैसा चाहे वैसा उसकी अवधि को बदला जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो विराम। ये भी राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अगर सपोज कीजिए कोई अपराधी बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई किसी औरत की डिलीवरी होने वाली है, तो उसे क्या कर सकता है, कुछ दिनों तक इस सज़ा को रोक सकता है, विराम दे सकता है। तो इसमें बेसिकली जो होता है राष्ट्रपति कैदी के लिए सज़ा को कुछ समय के लिए रोकता है। ये भी क्या है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। और लास्ट जो राष्ट्रपति को प्राप्त है वो है प्रतिलंबन। क्लियर है प्रतिलंबन। तो ये बेसिकली जो प्रतिलंबन का यूज़ किया जाता है ये फांसी की सज़ा प्राप्त हुए लोगों के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसे फांसी की सज़ा मिली हुई है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस सज़ा को, उस ड्यूरेशन को या फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक सकता है। तो राष्ट्रपति रोकता है। ये बेसिकली किस में काम आता है, फांसी की सज़ा में। तो ये 5 प्रकार की शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना कि आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति का मिलिट्री पावर। क्लियर है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है ये तीनों सेना का प्रधान होता है और ये राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रधान होता है, तीनों सेना का प्रधान होता है। ये तीनों सेना कौन कौन से हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। तो ये तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधान होता है। इस वजह से इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। तो नियुक्ति किया जाता है
तीनों सेनाओं के प्रमुख का नियुक्ति किया जाता है। क्लियर है? इसीलिए राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी देश से अगर हमारा युद्ध चल रहा हो, तो किसी भी देश से यदि युद्ध चल रहा हो तो विराम घोषणा कर सकता है। मतलब युद्ध रोकने का शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगर भारत का युद्ध किसी अन्य देश से चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति घोषणा कर सकता है। घोषणा के माध्यम से बोल सकता है कि ये युद्ध समाप्त हो गया, आप लोग जिस तरीके से हो आप लोग वापस आ जाइए, अपने सैनिक को बुला सकता है। अब जो हमें नेक्स्ट देखना है वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो जैसे कि हम जानते हैं 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ या फिर आपात हैं। आपात जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपात पहला जो है राष्ट्रपति शासन। दूसरा जो है राष्ट्रीय आपात और तीसरा जो है वित्तीय आपात। 3 प्रकार का आपात होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। जो राष्ट्रीय आपात होता है ये आर्टिकल 352 में है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार के आपात होते हैं, 352, 356, 360 और इसमें एक और हमें पढ़ना है 365। क्लियर है? 356, 352 सॉरी ये यहाँ आएगा 365। क्लियर है? 356, 365, 350 और 360 ये 3 प्रकार के आपात होते हैं। क्लियर है? अब देखिए राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत है। अगर किसी राज्य में राज्य का प्रशासन सही तरीके से न चल रहा हो तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का एक एजेंट रहता है जिसका नाम होता है गवर्नर। वो प्रत्येक स्टेट में बैठा होता है। वो एक लेटर के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से सुनिश्चित करता है राष्ट्रपति को कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो अगर जांच किया जाता है और जांच में सही पाया जाता है तो वहाँ पर सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, आप जानते हैं कि अगर आंतरिक युद्ध हो जाए, बाहरी युद्ध हो जाए तो उसमें उस तरीके से हम राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। इसे हम अलग से डिस्कस भी करेंगे। और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 ये अभी तक भारत देश में नहीं लगा है। तो आपसे प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपात अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360। वित्तीय आपात अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट हम एक एक करके इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की जितनी भी वित्तीय शक्तियां हैं उनमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए जो पहला है वो है कि आर्टिकल 52। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 52 में जो दिया हुआ है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, या तो कोई वॉर हुआ हो,
या कोई बाहरी आक्रमण किया गया हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तथा सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन के दौरान ये राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। याद रखेंगे, बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978 द टर्म्स आर्म्ड रिबेलियन वाज एडेड इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्लियर है। अब ये घोषणा कौन करता है इसकी, तो हम जानते हैं जैसे कि ये राष्ट्रपति के पास ही पावर है, राष्ट्रपति करेगा पीएम के कहने पर, लेकिन सलाह किससे लेता है, पीएम से लेता है। आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव 1 माह के भीतर संसद से पारित होना चाहिए, और ये ज़्यादातर लागू कहाँ तक हो सकता है, तो 6 महीने तक ये लागू किया जा सकता है। लोकसभा की प्रथम बैठक के 3 दिन के भीतर यह प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा आपातकाल निरस्त मान लिया जाएगा। क्लियर। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वर्ष 1962, 1971 और 1975 में हुई थी। क्लियर है। प्रभाव लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकती है। ऐसा अब तक 1 बार हुआ है, लोकसभा 1971 से 1977 तक। क्लियर है। ये 5 वर्षों का जो इस टाइम में लोकसभा का टेन्योर को बढ़ाया गया था। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार नष्ट हो जाएंगे अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो। क्लियर है। अब राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के नाम से इसे जानते हैं। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्लियर है। जो राज्यपाल होता है वो बताता है, इन्फॉर्म करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति को संज्ञान में आता है, राष्ट्रपति को पता चलता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राज्य की विधानसभा या तो भंग या तो निलंबित कर दी जाती है, या तो वो भंग कर दिया जाएगा या उसे निलंबित कर दिया जाएगा। आपातकाल के प्रस्ताव को संसद द्वारा 2 माह के भीतर अवश्य पारित किया जाना चाहिए। समझे। अगर आपातकाल के प्रस्ताव को संसद द्वारा 2 माह के भीतर अवश्य पारित किया जाना चाहिए। एक बार में यह आपातकाल 6 माह के लिए लागू रहता है, और यह अधिकतम 3 वर्षों के लिए लागू रह सकता है। क्लियर है। एक बार में ये आपातकाल 6 महीने के लिए लागू रहता है, और ये अधिकतम 3 वर्षों तक किया जा सकता है। क्लियर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। राज्य की विधायी शक्तियां संसद के अधीन हो जाती हैं। राज्य का बजट भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है। तो सारा काम कहाँ पे होगा, ये सारा काम संसद में किया जाता है, लेकिन कोई भी फंडामेंटल्स इस दौरान आपके वायलेट नहीं किए जाते हैं। क्लियर है। पंजाब में 1954 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्लियर है। सर्वाधिक समय काल तक 10 वर्ष पंजाब में लगा, सर्वाधिक बार यूपी में 10 बार। क्लियर है। तो सर्वाधिक समय तक 10 वर्ष तक पंजाब में और यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो आपसे प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सबसे अधिक बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो वो है यूपी। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 60। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में एक बार भी नहीं लगा है। यह प्रस्ताव संसद के द्वारा 2 माह के भीतर पारित हो जाना चाहिए। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया है। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के दोनों सदनों अथवा किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अगर सदन में किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके कहने पे करेगा? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ये पूर्व सहमति लेना होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। इसकी वैल्यू संसद के किसी भी आदेश की तरह है। क्लियर है? संसद सत्र के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 हफ्ते के भीतर यह प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है?
तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमें राजेंद्र प्रसाद के बारे में डिस्कस करना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं ये। वर्ष 1952 से 62 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला था इन्होंने। 2 बार राष्ट्रपति पद पर चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67 भारत के दूसरे राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर वर्ष 1962 में घोषित किया गया था। जाकिर हुसैन 1967 से 69, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो यही वो थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी और इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा था। एम हिदायतुल्ला 1969, देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ऐसा इसलिए हुआ कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने भी त्यागपत्र दे दिया था। क्लियर है। तो उपराष्ट्रपति, आप जानते हैं कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश उसका पद रिक्त हो जाता है, तो उसके स्थान पे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति बनता है। लेकिन अगर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति न बने या किसी वजह से वो त्यागपत्र दे दे, तो उसके स्थान पे जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत का राष्ट्रपति बनता है। और सिर्फ भारत में एक बार यही कंडीशन हुआ था, जब कार्यकाल के दौरान जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और बीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया था, तो उसके स्थान पर एम हिदायतुल्ला को राष्ट्रपति बनाया गया था। बीबी गिरी 1969 to 74 चुनाव में फर्स्ट बार द्वितीय मतगणना की आवश्यकता पड़ी। कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था इन्होंने। वर्ष 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी इन्होंने। कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार भी संभाला था इन्होंने। फरुखुद्दीन अली अहमद वर्ष 1975 में देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था 1975 में। क्लियर है। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र 64 वर्ष में राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 में हारकर दोबारा निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे। क्लियर है। नेक्स्ट, ज्ञानी जैल सिंह, एकमात्र सिख राष्ट्रपति एवं डाकघर विधेयक के संदर्भ में इन्होंने प्रथम बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। क्लियर है। अब्दुल कलाम, इन्होंने पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, इन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। एक परमाणु वैज्ञानिक थे ये। वर्ष 2005 में इनके राष्ट्रपति पद पर होते हुए सूचना का अधिकार RTI कानून बना था 2005 में। इनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। प्रतिभा पाटिल, ये 13th राष्ट्रपति चुनाव में देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। प्रणब मुखर्जी, 8 सितंबर 2016 को GST पर हस्ताक्षर किया गया था इन्हीं के काल में। 1 जनवरी 2014 में लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किया गया था इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू, जो अब से 2022 से लेकर के अब तक हैं, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो आप याद रखेंगे ये 15th नंबर की राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। उपराष्ट्रपति, फर्स्ट जो उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका टाइम पीरियड 1952 से लेकर के 62 है। सेकंड जो उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर के 1967 के बीच में बने थे। थर्ड उपराष्ट्रपति वीवी गिरी 1967 से लेकर के 69। वर्तमान जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक हैं। फर्स्ट बंगाल के राज्यपाल भी थे। ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का चुनाव हारने के कारण अपने पद से रिजाइन दे दिए। भैरव सिंह शेरो सिंह शेखावत 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, ये 2 लोग थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति पद पर मृत्यु होने वाला कृष्णकांत शर्मा थे। 2 उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति बना दिए गए, पहले वीवी गिरी थे और दूसरा आर वेंकट रमन थे। क्लियर। ये कुछ प्रश्न हैं जो हम
आगे चल करके डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट्स थे जो आपके प्रेसिडेंट से संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सिंपली से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और यही मोटिवेशन हमारे लिए काम करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सामने आते हैं। और साथ ही वे तमाम छात्र जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और वीकर सेक्शन है या फिर किसी SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आप कम फीस में एक वेल टीचर से पढ़ाई करना चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी वाले टीचर से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए, तो आप एक बार हमारे संस्थान जरूर आएँ, हमसे ज़रूर मिलें। हमसे जो भी क्वेरी है आप हमसे क्वेरी का जवाब लें, तब जा कर के आप डिसाइड करें। क्लियर है? साथ ही आप चाहें तो 1-2 डेमो क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप JSSC के किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं तो एक बहुत ही कम अमाउंट में, जो 99 अभी रखा गया है, वो आप फीस जमा करके JSSC का टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। देखिए, खास बात क्या है कि JSSC के टेस्ट में फ़ीस तो बहुत कम रखा गया है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सोच रखा है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज़ करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ के बाद जैसे ही टेस्ट सीरीज़ होगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली डिस्कस करेंगे उसके एक्सप्लेनेशन को, और जितना हो सके हम आपके लिए अच्छा काम करने की प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।